नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और उसमें से फॉरेस्टर रेंज का जो दरोगा होता है ना, उसका कर रहे थे। 2 पार्ट किए हैं, पार्ट 1 और 2, उसको जाकर देखिए पहले। और आज रहेगा यह तीसरा पार्ट, मतलब कि आज रहेगा 50 के बाद, क्वेश्चन नंबर 50 के बाद का एक्सप्लेनेशन रहेगा, ठीक ना। तो आप देखिए, इंजॉय करिए। 50 के बाद है, 50 के पहले मतलब 1 से 50 तक हो चुका है, ठीक ना। जी, 1 से 50 तक हो गया है, तो होगा आज 51 नंबर क्वेश्चन। तो आपके सामने ये रहा 51 नंबर क्वेश्चन, और इसमें ये है कि AIR स्कैनर ऐप, AIR इसको बोल सकते हैं एयर स्कैनर ऐप, है ना। AIR एयर स्कैनर ऐप किसने बनाया है, मतलब कि कौन सा IIT जो बनाया है एयर स्कैनर ऐप। तो इसका आंसर होगा IIT मुंबई। IIT बॉम्बे जो है, IIT बोल सकते हैं मुंबई, यही बनाया है इसका AIR स्कैनर ऐप बनाया है ये, ठीक ना। तो करंट क्वेश्चन है, करंट को ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि करंट आपको नया पढ़ना है। करंट जो है ये 2021 वाला है, बहुत पुराना हो चुका है। अब आएगा एग्जाम, वैकेंसी आएगा 25 में आएगा, तो आएगा 25 में आएगा, तो उसके लिए नया करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो करंट अफेयर के लिए हम अलग से बनाते हैं वीडियो, उसमें रहता है किसका, उसमें करंट अफेयर का रहता है प्रत्युत्तर दर्पण का, PD का, है ना। तो हम तो यही कहेंगे कि आप भी करंट अफेयर में PD ही पढ़िए, लेकिन आपको जो मन करता है वो पढ़िए, बाकी बात सही है। लेकिन करंट अफेयर इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, बाकी बात पूरा पूरा जो ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, है ना, वो सब पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में है कि निम्न में कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष। ये भी करंट अफेयर है, उस वो चर्चा में रहे थे। नेशनल स्कूल ड्रामा के अध्यक्ष जो बने थे परेश रावल साहब, तो इसका आंसर परेश रावल हो जाएगा, है ना। 53 नंबर में है कि शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्न में से किस संगठन से संबंधित है। देखिए, शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव जो है ना, शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव जो है वो इसका विषय है यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं ना। शांति के लिए एकजुटता मतलब हो गया क्या, कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो बनाया गया है, इसीलिए बनाया गया है कि पूरे दुनिया में शांति को कायम किया सके। और ये बना था कब, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो इसके बाद से इसका गठन किया गया था, ताकि अब कहीं पे इस तरह का भयानक युद्ध नहीं हो, है ना। तो इसी को शांति को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं, है ना। इसका स्थापना 45 में हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है, याद रखेंगे, है ना। और अगर बात करें ऑप्शन नंबर 1 में है नैम, NAM। नैम की स्थापना इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन अलाइनमेंट और मूवमेंट होता है ना। इसको बोलते हैं, नाम भी बोलते हैं, है ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन इसको बोलते हैं। इसका स्थापना हुआ था 1961 ईस्वी, याद रखिएगा, 1961 ईस्वी में। भारत के उसमें बहुत योगदान था, भारत के उसमें प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनका योगदान था, है ना। एक थे युगोस्लाविया के जॉब टीटो करके नाम था, दक्षिण जगह टीटो करके युगोस्लाविया के प्रधानमंत्री थे उस समय, उनका योगदान था। और एक मिस्र के, है ना, अब्दुल नासिर थे। ये तीनों मिल के जो है इसका स्थापना करने में बहुत बड़ा योगदान दिए थे, तो याद रखेंगे, है ना। और इसका स्थापना हुआ था 1961 ईस्वी में, है ना, 1961 ईस्वी में स्थापना इसका हुआ था, ठीक ना, आप रखेंगे। और एक ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर बी में सार्क। सार्क का फुल फॉर्म जिसे लिखा हुआ है SAARC। सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, है ना। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है ना। तो इसको याद रखेंगे, इसका मतलब होता है साउथ एशिया के जितने भी देश हैं लगभग सब इसमें शामिल है ना। इसका स्थापना किया गया था 1985 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है। कौन कौन सा देश आता है इसमें शामिल है, याद रखिएगा, बता देते हैं। जितने देखो, भारत के अगल बगल में जो पूरा सटा हुआ है चीन को छोड़ के, वो सब है, और मालदीव है, बाकी इतने हैं। देखिए, भारत सबसे पहले हो गया, आते हैं भूटान है, नेपाल है, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और एगो मालदीव है ना। ये सब देश जो है इसका सदस्य है सार्क का। और आते हैं, वो नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 1949 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय इसको बोलते हैं ब्रुसेल्स में है ना। और आजकल ये जो है बहुत चर्चा में है,
आजकल ये बहुत चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो उसमें नाटो जो अलाइनमेंट है, नाटो जो संगठन देश है, वो चाह रहा है कि यूक्रेन जो है मेरे सदस्यता ग्रहण कर ले, मेरे पास आ जाए। और रूस चाह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो, इसलिए कि रूस का जो है ना क्षतिपूर्ति उसमें हानि हो जाएगा, क्योंकि नाटो का जो सदस्य देश है वो पहुंच जाएगा, रूस के नज़दीक पहुंच जाएगा। अगर यूक्रेन पहुंच गया तो रूस के नज़दीक ही पहुंच जाएगा, तो उसमें उसका सीमा से संबंधित घाटा है ना। इसलिए रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन रशिया में चल जाए, सॉरी नाटो में चला जाए, है ना। लेकिन यूक्रेन चाहता है कि नाटो के सदस्य बन जाए तो हम पे कोई देश अटैक नहीं करेगा। और नाटो का ये एक रूल ये है कि नाटो के सदस्य ग्रुप पर किसी भी देश पर कोई अगर हमला करता है कोई देश, तो नाटो के जितने भी सदस्य हैं सब उसका साथ देगा, सब उसका हेल्प करेगा, है ना। तो ऐसे ऐसे गठबंधन किया गया है, इसलिए लड़ाई हो रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन में है ब्रोक्स जू कहाँ स्थित है। ब्रोक्स जू जो है, ब्रोक्स मतलब कि चिड़ियाघर जो है कहाँ है, ये यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। और 55 नंबर क्वेश्चन में है कि H2O2 की संरचना कैसी होती है। देखिए H2O2 की जो संरचना होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक बोले तो H2O2 की संरचना होता है कुछ इस प्रकार से होता है ना। एक हाइड्रोजन रहेगा, उससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन रहेगा, उससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन रहेगा, उससे जुड़ा हुआ फिर हाइड्रोजन रहेगा। हाइपरबोलिक इसको बोल सकते हैं, हाइपरस्ट्रक्चर रहता है। इसको आदर कर रख लीजिएगा क्योंकि प्रीवियस उसका क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो हो सकता है कि कभी आगे भी पूछ दे, कहीं हो सकता है ना। इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बोलते हैं रासायनिक नाम में। और एक क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन में कि आदिस अबाबा किस देश की राजधानी और इसका सबसे बड़ा शहर है। आदिस अबाबा की राजधानी कहाँ है? आदिस अबाबा किसकी राजधानी है? इथियोपिया। इथियोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा। ईरान के एक ऑप्शन दिया हुआ, ईरान जानते हो तो तेहरान, एक है सूडान, सूडान को होता है खार्तूम, और एक होता है नार्वे, नार्वे को होता है ओस्लो, है ना। तो देश राजधानी भी दरोगा के क्वेश्चन में बार बार पूछते रहता है। दरोगा क्वेश्चन हो गया, बिहार से क्वेश्चन हो गया, और किसी भी एग्जाम में हमेशा ये सब पूछता रहता है, ये बाय द वे पूछ दिया, है ना। तो ये सब प्लस पॉइंट अगर पूछता है तो, क्योंकि ये सब हमें आधा में चाहिए, अगर आधा रहेगा तो तुरंत से बन जाएगा, और नहीं आता तो गलती करवाएगा ये। तो ये सब तो इजी क्वेश्चन है, याद रखना चाहिए सब। 57वां क्वेश्चन में है कि निम्न में से 1883 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना हुई थी। देखिए 1883 ईस्वी में जो है ना संस्था का स्थापना दिया हुआ किसका हुआ था, तो इसमें दिया हुआ है आंसर इंडियन एसोसिएशन के, है ना। हालांकि इंडियन एसोसिएशन जो है उसका स्थापना 1873 में हुआ था, याद रखिएगा, है ना। ये मिसप्रिंट किया है कहीं पे, 1883 नहीं 1873 होगा। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1873 में। और एक ऑप्शन दिया हुआ है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसका स्थापना हुआ था 1886 में, सॉरी 76 में, 86 नहीं 76 में, है ना। दोनों का रखना है। और एक तो INC है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में, सबको पता है 28 सितंबर 1885 को डफरिन के कार्यकाल में हुआ था, है ना। जो डफरिन के बारे में क्या कहा था, डफरिन कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है सिर्फ संभ्रांत लोगों का जो है प्रतिनिधित्व करती है। और उसके बाद जो कर्जन आया था 1900 ईस्वी के आसपास, 1899 से 1905 तक रहा था, है ना। वो बोला था कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस जो है ना लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है और इसके पतन की ओर हम सहयोग करना चाहते हैं। इस तस्वीर का बोला था। स्टेटमेंट भी याद रखना है आपको, बढ़िया बढ़िया स्टेटमेंट जो है कुछ कुछ बोला है। और एक ऑप्शन दिया हुआ है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, है ना। BR अम्बेडकर साहब 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए थे, इसको याद रखेंगे। 57 तो हो गया। 58 नंबर में आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है। देखो परमाणुकता जो होता है ना, किसी भी यौगिक या किसी भी पदार्थ का जो परमाणुकता होता है उसके परमाणुओं की संख्या को बोलते हैं परमाणुकता, है ना। जिसे बोला गया है इसमें कि H2SO4 की परमाणुकता कितना है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या को गिन लेंगे, है ना। इस देखो तो इसमें कितना है, इस 4 गो ऑक्सीजन है और 2 गो हाइड्रोजन है और 1 गो सल्फर है। तो 4 यहाँ पे कितना लगेगा, 2 गो हाइड्रोजन, 1 गो सल्फर और 4 गो ऑक्सीजन, 4 3 7 हो जाएगा इसका आंसर। 7 आपको कहीं पर ऑप्शन है दिया हुआ, हाँ 7 हो जाएगा इसका आंसर। तो जितना भी किसी भी पदार्थ से किसी भी यौगिक में परमाणु होता है ना, उसकी परमाणु की संख्या परमाणुकता कहते हैं, याद रखिएगा इसको। अब देखो मैथमेटिक्स दिया हो तो मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी दरोगा को एग्जाम में मैथमेटिक्स बहुत इजी पूछता है, मैथ हो गया चाहे रीजनिंग हो गया, बहुत इजी पूछता है, तो मैथ नहीं करेंगे हम, खाली जीके के कर देंगे सब। एक 63 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या, देखो उस 58 था परमाणुकता कितनी होती है,
और 63 में है Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या आपके पास पूछ रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या भी बड़ा इजी निकालना है ना। एस ऑक्सीकरण संख्या किसका निकालना था, Na2SO4। Na2SO4 का ऑक्सीकरण संख्या अगर आपको निकालना है ना, तो देखो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए भी तरीका होता है ना। देखिए सिखा देते उसको आदत दिया, ये सब आपको कोई भी एग्जाम में से पूछ सकता है ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। जैसे है Na2SO4, Na2SO4 ही है ना, हाँ Na2SO4 में निकालना है S की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो देखिए जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा है ना, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा उसको X मान लेना, ठीक ना। तो मान लेते हैं S का ऑक्सीकरण संख्या जो है ना X है, और बाकी जितना भी परमाणु या अणु है सबको जोड़ देना है, जितने परमाणु सबको जोड़ देना है। कैसे, उसके वैलेंसी से गुना करते हुए, उसका संयोजकता से गुना करते हुए जोड़ना है, तब होगा। देखो जैसे हम बोलते हैं सोडियम, तो सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, +1 होता है। +1 गुना 2 कितना हो जाएगा, +1 है ना, +1 गुना 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। और यहाँ कुछ है तो प्लस देंगे, फिर ये तो S का X मान लिए हैं, फिर ऑक्सीजन है, फिर यहाँ प्लस देंगे, है ना। अब देखो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, इसका होता है -2, अब -2 है क्या, 4 गो, तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो इसको कर देंगे क्या, -8 बराबर कर देना है 0, है ना, बराबर क्या करना है 0। अब इसी को हल कर दे, x का मान निकल जाएगा। देखो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + x -8 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस में 6 ना हो जाएगा। तो यही +6 हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। ऐसे निकलता है ऑक्सीडेशन संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है ना। यही पे अगर आपको दिमाग में आता है कि यहाँ पे 0 क्यों दिए, 0 क्यों देंगे। देखो अगर कोई जो पदार्थ लिखा हुआ, कोई लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर मान लिखा हुआ ऐसे ऐसे रहता ना, यहाँ पे लिख रहा था माइनस, तो यहाँ पे लिखते हम -1, है ना। यहाँ पे लिख रहा था +2, तो यहाँ पे लिखता +2। अगर यहाँ पे कोई आयन नहीं दिया हुआ है ना, तो लिखेंगे 0। कोई आयन दिया हुआ था तो उसका मान लिखते हैं हम, है ना। 12th में सब पढ़ने के लिए होता है केमिस्ट्री में। अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा अच्छे से, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे पढ़ लीजिए। ये हो गया इसका ऑक्सीकरण संख्या। जब भी जहाँ भी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए रहेगा तो ऐसे निकालिएगा, जिसका निकालना होगा उसको x मानना है, बाकी सबको वैलेंसी से गुणा करके जोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 64 में है कि डाई इथाइल ईथर को अंधेरे में रखने पर क्लोरीन की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनाएगा। देखिए ये भी 12th का इंटर का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। हाँ डाई इथाइल 10th तक आपको नहीं मिलेगा इसका क्वेश्चन, 10th तक हम पूरा का पूरा केमिस्ट्री पढ़ाए हुए हैं, 12th तक पढ़ाए हुए, 12th का ही क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री का। डाई इथाइल ईथर को अंधेरे में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनाएगा। ये बनाएगा, ये देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ना। CH3, CH पर Cl बना हुआ है और ऑक्सीजन है, और CH पर फिर Cl है और फिर CH3 है ना। इसको बोलते हैं डाई मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, जो बना हुआ है ना ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है डाई मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा इसका आंसर, ये बनता है ना। आप देखिएगा अगर सब पॉसिबल है तो ऐसे तो ये इक्वेशन बनता है ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया, मतलब प्रार्थना समाज किसने बनाया था, तो किसने बनाया था। प्रार्थना समाज हो जाएगा आपको दयानंद सरस्वती। हाँ दयानंद सरस्वती बनाए थे, प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती। 1875 ईस्वी में किए थे प्रार्थना समाज की स्थापना, है ना। हाँ एक और है आपको, ये रामकृष्ण, ऑप्शन नंबर ए में देखिए है महागोविंद रानडे, जिसको बोलते हैं आप MG रानडे। तो MG रानडे जो है ना, इसको बहुत बढ़िया वो क्वेश्चन बनता है। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना हुआ था 1867 में, इसकी स्थापना यही किए थे MG रानडे, है ना, पुणे सार्वजनिक सभा के। एक और है इंडियन नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना भी किए थे MG रानडे ही। 1867 हो गया, 69 में 69 में किए थे, 69 में किए थे, तो आप देखिएगा इसको, है ना। और एक है राजा राम मोहन राय 3 को बहुत फेमस की स्थापना की है और हमेशा पूछता रहता है ये। इसको ट्रिक चला है, जो देखो एक से अधिक जो है ना उसको हम बता दिए हैं ट्रिक से काट, ताकि वो रखने में ईजी हो जाए। आज रखिएगा ट्रिक, आज रखिएगा ना, राजा के आत्मा वेदांत ब्रह्मा में,
बस इतना ही रखना है, राजा के आत्मा वेदांत ब्रह्मा में, है ना। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, राजा के आत्मा, राजा के आत्मा वेदांत ब्रह्मा में, बस कहानी खत्म है, याद आ जाएगा। राजा के आत्मा वेदांत ब्रह्मा में, है ना। और ऐसा रखना है, राजा राम मोहन राय के काम किया हुआ है, राजा राम मोहन राय जो है काम किए हैं, बंगाल में जन्मे थे, बंगाल में रहे हैं, है ना। आत्मा से जगह आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना किए थे ये, है ना। वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे, वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे, और ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। तो तीनों का दर्ज राजा राम मोहन किए थे, आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, है ना। ये किए थे आपको 1815 ईस्वी में, वेदांत कॉलेज बनाया था 1825 ईस्वी में, और 1828 ईस्वी में बनाए थे, ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। तो ये तीनों का रखना है आपको, है ना, तीनों को। चलिए आगे बढ़ाते हैं। हाँ, एक ऑप्शन और दिया हुआ रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के बारे में आपको सिर्फ इतना रखना है ना कि रामकृष्ण परमहंस के नाम से विवेकानंद 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस संस्था की स्थापना किए थे, या परमहंस मंडली की स्थापना किए थे 1897 में। इसको याद रखिएगा, है ना, 97 में। और अगर सवाल यहाँ से पूछेगा कि रामकृष्ण परमहंस जो थे उनका मूल नाम क्या था, ये भी सवाल बना हुआ है। तो उनका मूल नाम जो है, उनका मूल नाम था गदाधर भट्टाचार्य। गदाधर भट्टाचार्य उसका मूल नाम था, गदाधर भट्टाचार्य उसका उनका मूल नाम था, मेन नाम था, है ना। और वो जो है ना दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। तीन उसको उनके बारे में याद रखना है। और उनके शिष्य थे यही विवेकानंद, इसलिए उनका स्थापना किए थे, है ना। वेद को पढ़ाने के लिए जाने जाते थे, वेदों के लौटो कहने के लिए वो माने जाते थे। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में है कि किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया। चांदी के जलाली सिक्का किसके कार्यकाल में बना था? ये बना था किसके कार्यकाल में? अकबर के कार्यकाल में। अकबर के कार्यकाल में। देखिए चांदी के सिक्के जब बोलते हैं किसी प्रकार का सिक्का, जो है जितने प्रकार का सिक्का है जो इंपोर्टेंट है इसे समझें तो हम बोल देते हैं, है ना, सिक्का के बारे में। देखो आजकल जो चल रहा है रुपया, है ना, तो उस समय चलाया था रुपया। रुपया नाम के चांदी के सिक्का चलाया था शेरशाह सूरी, है ना। रुपया नाम के चांदी के सिक्का चलाया था शेरशाह सूरी, याद रखेंगे, शेरशाह सूरी रुपया नाम के सिक्का, है ना। और ये चलाया था ये तांबा के सिक्का भी, उसको बोलते थे ये जीतल, नहीं चांदी का हो गया रुपया, है ना। और टंका था वो, टंका एगो चलाया था ये, देखिए एक सेकेंड, हाँ चांदी चलाया था, जो रुपया कहते थे, और जो चांदी था उसको बोलते थे दाम, दाम बोलते थे, है ना। और एक था आपको यहाँ से इल्तुतमिश का रखना है, इल्तुतमिश भी सिक्का चलाया है, जो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इल्तुतमिश जो सिक्का चलाया है ना वो चलाया है चांदी के, तो जो चलाया है चांदी को उसको बोलते हैं टंका, और चलाया है वो तांबा के उसको बोलते हैं जीतल, है ना, तांबा के जीतल। शेरशाह सूरी के जो था चांदी के उसको बोलते थे रुपया, उसको बोलते थे क्या? रुपया, और चांदी का था। और तांबा में था उसको बोलते थे क्या? दाम, है ना। ये तो इसके चांदी के टंका और तांबा के जीतल। एक बात रखना है आपको यहाँ से, और FST, FST मतलब मोहम्मद, FST मतलब फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक चलाया है चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का भी चलाया है ना। उसको बोलते हैं अद्धा, उसको बोलते हैं अद्धा, याद रखिएगा, अद्धा। और FST सिक्का और चलाया है जिसको बोलते हैं संसगनी। ऐसे सवाल पूछेगा कि संसगनी सिक्का कौन चलाया था, है ना, तो करना है FST। जैसे यहाँ पे पूछ दिया है कौन जलाली सिक्का कौन चलाया है, तो करे थे अकबर, आप किए हैं। यहाँ पे अगर पूछे संसगनी सिक्का कौन चलाया था, तो FST चलाया था, है ना। तो ऐसे ऐसा सिक्का चलाया है ना। और सोना सवाल बनता है, सोना के जो सिक्का चलाएगा फिर भी सवाल बनता है कि सबसे अधिक स्वर्ण सिक्का किसने चलाया था, सबसे शुद्ध स्वर्ण का सिक्का किसने चलाया था, सबसे पहली बार किसने चलाया था, है ना। तो इसी बात याद रखना है आपको, हम तीनों के बारे में बोल देते हैं। सबसे पहले वो चलाया था इंडो यूनान चलाया था, इंडो ग्रीक चलाया था स्वर्ण सिक्का सबसे पहली बार। आप पूछेगा सबसे अधिक मात्रा में, तो याद रखिएगा सबसे अधिक मात्रा में चलाया था
गुप्त शासक। और पूछेगा सबसे शुद्ध स्वर्ण के, सबसे शुद्ध चला था कुषाण के, कुषाण काल के, कुषाण काल जाते कुषाण शासक है ना चलाया था। तो इस तरह से सारी चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। सिक्का से संबंधित हो गया कहानी। और बढ़ते हैं आगे 67 नंबर में। धुआं, धुआं कैसे बनता है? धुआं को क्या बोलते हैं? एरोसोल का एग्जाम्पल होता है धुआं, एरोसोल का। इसका मतलब समझते हैं आप? एरोसोल, एरोसोल का मतलब होता है एयर और सॉलिड, मतलब कि जिसमें एयर हो सॉलिड हो, मतलब कि क्या हो, गैस हो और सॉलिड ठोस हो। तो ये गैस ठोस का एग्जाम्पल हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है गैस ठोस धुआं, धुआं होता है। और एक ऑप्शन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है कि कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतुइक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है? मतलब घुमंतु जनजाति नहीं है ना, नहीं है बोल रहा है, तो हो जाएगा टोडा। जो जनजाति टोडा है ना वो है तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु मतलब पूरा पूरा जगह दक्षिण भारत, वहाँ पे पाया जाता है टोडा जनजाति है ना। नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है, तमिलनाडु केरल कर्नाटक क्षेत्र में पाया जाता है ये टोडा। बाकी जितना भी है बकरवाल होता है आपको उत्तराखंड स्पेशली मिलता है, उत्तराखंड वही हिमालय का निचला हिस्सा हो गया है ना। एक गद्दी जनजाति मिलता है, ये कश्मीर में पाया जाता है। एक भूटिया है, ये सिक्किम टाइप मिलता है, सिक्किम के उत्तरी भाग में मिलता है, मतलब हिमालय के लगा हुआ भाग में है ना। तो बाकी जो आपका ऑप्शन दिया हुआ बकरवाल हो गया, गद्दी हो गया, भूटिया हो गया, ये सब मिलता है आपको वहीं पे कश्मीरी हिमालय क्षेत्र में है ना। बाकी को टोडा है जो पता तमिलनाडु में, तो ये नहीं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, मतलब कैसा प्रतिबिंब बनता है ये आपको करना है, ठीक ना। देखिए समतल दर्पण में जब भी आए तो कुछ कुछ जो मूल बात है उसको आपको याद रखना है ना। सिर्फ मूल बात, बाकी तो याद रखना ही है आपको। अब मूल बात कौन कौन से है? तो समतल दर्पण में रखना है कि अगर पूछता है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है तो बोलना है काशी बराबर बनता है। कैसा बनता है? काशी बराबर, काशी बराबर, बस इतना ही रखिएगा, बड़ी काम देगा। बहुत बार पूछता रहता है, क्या होता है ना, कभी समतल दर्पण, कभी उत्तल दर्पण, कभी लेंस, कभी इस तरह से पूछता रहता है ना। हालांकि लेंस में प्रतिबिंब तो नहीं बनेगा, लेकिन और बनता रहता है कि कहाँ बनता है इस तरह से। तो अगर बात आएगा समतल के ना, तो आप सिर्फ यही याद रखना है, काशी बराबर, काशी बराबर, बस कहानी खत्म। काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है, कहानी खत्म। काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है समतल दर्पण में। क्या कहना है समतल दर्पण से? कुछ कुछ बात जो है आपको रखना है, बढ़िया बढ़िया बात बता देते हैं है ना। समतल दर्पण ये कहता है ना, समतल दर्पण ये कहता है कि किसी वस्तु को अगर हम चलाएंगे भी चाल से है ना, तो उसका प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण में वो चलेगा 2v चाल से है ना। मतलब कि अगर वस्तु के चाल, अगर वस्तु की चाल रहेगा v, तो प्रतिबिंब का चाल कितना रहेगा? 2v, मतलब कि दोगुना रहेगा, दोगुना। जितना वस्तु की चाल है उससे प्रतिबिंब का चाल दोगुना रहता है समतल दर्पण में। फिर देखना है कि समतल दर्पण को जो है ना अगर घुमाएंगे थीटा डिग्री से, समतल दर्पण को अगर घुमाते हैं थीटा डिग्री एंगल से, तो उसमें जो परावर्तित किरण है, परावर्तित जो किरण है वो बन जाएगा 2 थीटा डिग्री, 2 थीटा डिग्री से घूम जाएगा। इसको रखना है ना। मतलब कि समतल दर्पण को जैसे मानते हैं कि ये समतल दर्पण है, ये मेरा है, ऐसे समतल दर्पण रखा हुआ है ना। इसको अगर थीटा डिग्री घुमा दिए, ऐसे कर कसका दिए, तो इसका जो परावर्तित किरण हो जाएगा वो 2 थीटा डिग्री से बदल जाएगा वो, ठीक ना। यहाँ से याद रखना है ना। तो याद रखना है कि समतल दर्पण में आप अगर आपको पूरा का पूरा प्रतिबिंब देखना है, जैसे हम बोलते हैं 6 फीट के आदमी है ना, और हमको एक समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना है मेरा, तो कितना बड़ा दर्पण होना चाहिए? याद रखेंगे दर्पण जो है ना होना चाहिए कितना? दोगुना, दोगुना है ना। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए? दोगुना। या बोल सकते हैं कि किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब कितना होना चाहिए? कम से कम आधा होना चाहिए, तब पूरा का पूरा दिखेगा है ना। अरे प्रतिबिंब दर्पण आधा रहेगा तब ना पूरा वस्तु पूरा दिखेगा है ना। तो इसको याद रखना है ऐसे। और एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है एक बार और, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब कितना प्रतिबिंब बनता है ना। जैसे समतल दर्पण 2 रख दिए हम, 2 समतल दर्पण ऐसे करके रख दिए है ना, या किसी भी एंगल से रख दिए, ऐसे करके रख दिए, किसी भी एंगल से रख दिए, तो कितना प्रतिबिंब बनता है ना। तो प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है ना वो होती है 360 बटा थीटा माइनस 1। इसको रट्टा मारना है अच्छे से बढ़िया से है ना। एक अगर बोलेगा कितना प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में ना है ना, या सीधे बोल देगा 2 प्रतिबिंबों के बीच का कोण है
20 डिग्री, तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसे निकाल सकते हैं 360 बटा थीटा माइनस 1 करके, है ना। यही सवाल पूछता है, बार बार पूछता है, जो इजी क्वेश्चन पूछता है कि समतल दर्पण सॉरी हाँ समकोण समतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो आपको पता है समकोण में कितना कोण होता है? 90 डिग्री होता है। मतलब कि दो दर्पण रखा हुआ है ऐसे करके, एक वैसे रखा है एक वैसे रखा है, तो बोलेगा इसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसे निकाला? समकोण में कितना कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो थीटा की जगह पे यही लिखना है, 90 डिग्री का रखना है, वही बन जाएगा 90 0 0 खत्म, 36 4 में से गया तो 3, मतलब कि समकोण दर्पण में 3 गो प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल बनते रहता है। और फिर पूछता समतल दर्पण में किसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है? इसका प्रयोग होता है आपको किसमें? कैलियोडोस्कोप में होता है, पेरिस्कोप में होता है, आपका फेस शकल देखने के लिए होता है ना। तो इस सब में इसका यूज होता है, इसका प्रयोग होता है समतल दर्पण का। तो यहाँ से ये सवाल पता रखना है। और आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में है कि फॉर्मल्डिहाइड तथा KOH, है ना, जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके मिथेनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी 12th के केमिस्ट्री में ही पढ़ना है। एक पढ़ना होता है 12th के केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना होता है कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया, है ना। कैनिजारो एक साइंटिस्ट थे, वो रिएक्शन दिए थे, वो यही दिए थे जो इसमें लिखा हुआ है। तो फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाते हैं ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो बनता है वही मिथेनॉल और पोटेशियम फॉर्मेट बनता है। कैनिजारो अभिक्रिया है, याद रखेंगे इसको, है ना। 71 में है कि किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है ना। ये होता है किनारे पर पौधा, इसका आंसर हो किनारे पर पौधा। देखो, लिटोरल जोन का मतलब होता है वैसा क्षेत्र जहां सूर्य प्रकाश पृथ्वी के तल तक पहुंचता है, उसको कहते हैं लिटोरल जोन, है ना। जैसे मान लो कि एक झील है या कोई तालाब या महासागर कुछ भी है, इतना बड़ा है ना, तो अंदर में आगे तो गड्ढा होगा, ये अंत पर गड्ढा होगा, लेकिन कुछ यहाँ तक सतह होगा जहां से जो है ना प्रकाश डालेंगे तो अंदर तक, मतलब तल तक चल जाए। तो यहाँ से यहाँ तक के जोन को बोलते हैं लिटोरल जोन, इसको बोलते हैं लिटोरल जोन। जहां तक प्रकाश पृथ्वी के तल तक, मतलब समुद्र के सतह तक चल जाए, उसको बोलते हैं लिटोरल जोन। तो वो क्या होगा? वहां पर कैसे पौधा होगा? वहां पर पौधा जो होगा वो होगा किनारे पर पौधा, आंसर होगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 72 में दिया हुआ है फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था किस में होता है? तो वही ऑक्सीकरण अवस्था भी निकालने के बताए थे, है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा पायरोफॉस्फोरिक अम्ल हो जाएगा इसका आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन में है कि कार्बोरंडम की संरचना कैसी होती है? इसको हल करना पड़ेगा आपको, तो लुसेंट में जो है ना एक जगह सबका दिया हुआ है ना, हल कर लेंगे आप। इसको रख लीजिएगा। कार्बोरंडम के संरचना जो होता है ना, वो होता है क्रिस्टलीय, है ना, क्रिस्टलीय होता है, इसको रवाकरण भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला ये दुनिया जानता है ना, अरावली सबसे पुराना क्वेश्चन है। और नया सबसे कौन है? हिमालय। 75 नंबर क्वेश्चन में है कि 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे, है ना। देखिए, 57 के विद्रोह में जो है ना क्रांतिकारियों के निशाने पर सबसे प्रमुख रूप से शिक्षित वर्ग था। शिक्षित वर्ग बोल सकते हैं, कुलीन वर्ग बोल सकते हैं, पढ़ा हुआ लिखा वर्ग बोल सकते हैं, ये सब था प्रमुख निशाने पर, है ना। बाकी किसान, जमींदार, उद्योगपति सब नहीं था। अब थोड़ा सा यहाँ से आपको ये जानना है ना कि ये जो 57 का क्रांति हुआ था, ये क्यों हुआ था, ये हुआ क्यों था क्रांति, है ना। तो देखिए, 1857 क्रांति होने के 4 गो ठोस रीजन है, ठोस रीजन जो आपको हमेशा रखना चाहिए, है ना। सबसे पहला रीजन है ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष। ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष। असंतोष क्यों हुआ था? असंतोष ब्रिटिश शासन के प्रति इसलिए हुआ था कि बहुत सारा अनाप शनाप नियम ला दिया था। जैसे लाया गया था सहायक संधि, जो भारतीय लोगों को अच्छा नहीं लगा, राजाओं को अच्छा नहीं लगा, है ना। फिर आया था राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, ये भी सही नहीं था, है ना। और एक और भयंकर नियम लाया था कि जितने भी जमींदार लोग थे, है ना, उसके नया भूस्वामी कानून लाया गया था। उसमें कहा गया था कि जिसका भूमि का पुराना मालिक है, पुराना मालिक, उसका अब जो है कोई अधिकार नहीं रह जाएगा भूमि पर, है ना। तो ऐसे ऐसे नियम ला दिया गया था। इससे जितने भी लोग थे सब परेशान थे, खास करके भूमिहार जिसके पास भूमि था और राजा लोग सब परेशान थे, है ना। ये हो गया शासन के प्रति।
एक कारण और था, जितने भी किसान थे और दस्तकार जिसको बोल सकते हैं, बुनकर जो कपड़ा बुनाई वगैरह करता था, कोई चीज़ बनाता था हैंडमेड, है ना, उस समय परेशान थे, इसलिए कि बाहर से चीज़ें मंगा के इंडिया मार्केट में सस्ते बेच रहा था। तो इंडिया के जो दस्तकार थे, किसान थे, उस सबका काम जो चौपट हो गया, बंद हो गया, तो सब भूखे मरने लगे। तो इसका असंतोष का कारण ये रह गया, है ना, दो कारण हो गया, है ना। एक कारण जो और जो था तीसरा कारण जो था, सैनिक, सबसे बड़ा जो सैनिक था वही नाराज था, सैनिक ही सबसे नाराज था। इसलिए ना कि सैनिक को सही से सम्मान नहीं मिल पाता था। जैसे बोलते हैं कि ब्रिटिश जो सैनिक था, भारत में ही काम कर रहा था, उसको सही वेतन मिलता था, बढ़िया पद मिलता था, भत्ता मिलता था। ये सब भारतीय जो सैनिक थे वो सबको नहीं मिल रहा था। इसके अलावा सैनिक जो है ना, समुद्र पार जाना नहीं चाहते थे। ऐसा मानना था उस समय ज़माने में कि समुद्र पार जाने से जो है ना, धर्म खतरे में, धर्म खराब हो जाता है ना। तो ऐसा अंधविश्वास कुछ था, लेकिन धर्म समुद्र के पार भेजा था भारतीय सिपाही को, तो उससे नाराज थे। और उसी समय लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था एनफील्ड राइफल को। एनफील्ड राइफल जो गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ होता है, जिसको दांत से काटना पड़ता था। तो उस समय हिंदू और मुस्लिम जितने भी सैनिक थे ब्रिटिश सेना में, उससे नाराज हो गए थे, है ना। तो इस कारण से जो है विद्रोह भयंकर तरीके से हो गया था। सवाल इससे बहुत सारा बनता था 1857 के विद्रोह में कि कहाँ कहाँ से किसने नेतृत्व किया था, किसने किसने उसको दबा दिया, है ना। तो थोड़ा जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। पहले इस बार रखना दो डेट आता है, दो डेट। एक आता है 29 मार्च, 29 मार्च 1857 ईस्वी को, है ना, मेरठ के, सॉरी मेरठ नहीं, है ना, बैरकपुर इन्फेंट्री से 34वीं इन्फेंट्री, बैरकपुर के 34वीं इन्फेंट्री से विद्रोह का आगाज हुआ था। उसमें जो है मंगल पांडे एक थे, जिन्होंने इसका विद्रोह, इनफील्ड राइफल का विद्रोह किया था। और उसमें जो है ना कर्नल बाग और ह्यूरोज को मार दिया था, दो अधिकारी को मार के भाग गया था वहां से, है ना, 29 मार्च 57 के। और भाग के सब सिपाही तो उस समय सब परेशान थे। 10 मई जो है, 10 मई 1857 को जो है चल गया था दिल्ली। और दिल्ली में उस समय राजा जो थे वो थे बहादुर शाह जफर। उसी को अपना राजा घोषित कर दिया और वहीं से बगावत शुरू कर दिया कि हम अब लड़ाई करेंगे। तो मूल रूप से जो 57 क्रांति शुरू हुआ 10 मई को शुरू हुआ, है ना। तो यहाँ से देखेंगे, सवाल बनता है कि दिल्ली से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो देखेंगे दिल्ली से दो नाम रखना है। एक याद रखना है बहादुर शाह जफर, जिसको सम्राट घोषित किया था, और दिल्ली में उस समय सेना का नेतृत्व कर रहा था बखत खान। तो दोनों रखना है, बखत खान भी, बहादुर शाह जफर भी, है ना। और ये सवाल रहेगा कि उसको दबाया कौन था, कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जो दबा दिया था। याद रखेंगे निकल्सन और हडसन। निकल्सन और हडसन दो ऐसे अधिकारी थे जिसको विद्रोह को दिल्ली में दबा दिया था, खत्म कर दिया था। तो रखना है ना। ये पूछने का सवाल, लखनऊ से किसने विद्रोह किया था, लखनऊ से किसने उसका नेतृत्व किया था। लखनऊ से रखिएगा, दो नाम रखना है। एक नाम रखना है बेगम हजरत महल, और एक नाम रखना है वाजिद अली शाह। बेगम हजरत महल और वाजिद अली शाह लखनऊ से नेतृत्व किए थे। अगर पूछेगा इलाहाबाद से किए थे लियाकत अली, है ना। पूछेगा जमशेदपुर, आरा और दानापुर, तो इस तीनों से किए थे कुंवर सिंह। सीधे सीधे फिर पूछेगा पूरे बिहार से, तो तभी बोलना है कुंवर सिंह, है ना। लेकिन अगर पूछे सिर्फ पटना से और कुंवर सिंह ऑप्शन नहीं रहे तो याद रखिएगा पटना से होता है पीर अली, इलाहाबाद से होता है लियाकत अली, है ना। फतेहपुर से होता है फतेहपुर से होता है अजीमुल्ला खान, है ना। मेरठ से होता है कदम सिंह, है ना। झांसी से होता है रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से होता है रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, कानपुर से होता नाना साहब, है ना। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ जगह से जो है विद्रोह किया गया था। तो इस बात रखेंगे। एक सवाल बहुत बढ़िया बनता है यहाँ पे कि झांसी के नेतृत्व को जो रानी लक्ष्मीबाई करे थे उसको किसने दबाया था। देखिएगा ये सवाल पूछा हुआ है। वहाँ पे जनरल ह्यूरोज जो है, ह्यूरोज नाम था उसका, वही दबाया था। एक सवाल यहाँ से बनता है कि इलाहाबाद के जो विद्रोह था उसको कौन दबाया था। देखेंगे इलाहाबाद को दबाया था कर्नल नील जो है ना, इलाहाबाद विद्रोह को दबा दिया था, मतलब उसको खत्म कर दिया था, होने नहीं दे रहा था। तो ऐसे ऐसे सवाल बनते रहता है, तो आपको ध्यान देना है ऐसे से, है ना। अच्छा, इसमें सवाल तो बोल भी नहीं किया। इसमें मेन सवाल यह था कि शिक्षित वर्ग को दबा दिया गया था, शिक्षित वर्ग पर जोर दिया गया था, है ना। शिक्षित वर्ग जो है 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। याद रखिएगा, शिक्षित वर्ग बोले, कुलीन वर्ग बोले, संभ्रांत वर्ग बोले, ये सब भाग नहीं लिया था। सब हालांकि एक नाम है ना। और कुछ कुछ जो है स्पेशली नाम नहीं, भाग कौन नहीं लिया था। तो देखिए याद है हैदराबाद के सलार जंग, हैदराबाद के सलार जंग भाग नहीं लिया था।
भोपाल की बेगम साहिबा भाग नहीं ली थी, है ना। और एक था जम्मू कश्मीर, कश्मीर के गुलाब सिंह उस समय था राजा, वो भाई वो भी भाग नहीं लिया था। तो ये सब जो है ना भाग नहीं लिया था सत्तावन क्रांति में, तो आशा रखेंगे ये सब। और बाकी सब भाग लिया था, सेना हो गया कहीं। एक सवाल यहाँ से ये बनता है कि उस समय ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिक का अनुपात कितना था। तो भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिक का अनुपात 2:1 था, मतलब 2 भारतीय सैनिक तो 1 ब्रिटिश सैनिक था। सवाल बहुत सारे बनते रहते हैं, चल जाकर बढ़ाते हैं इसको, बहुत हो गया इसके बारे में। और कहाँ जाएँ 75 हो गया, 76 में आते हैं। 76 में है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे पर, मतलब जन्म दिवस पर मनाया जाता है ये एकता दिवस, है ना। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वही जो है पूरे भारत को एक किए थे, है ना। कश्मीर को एकजुट किए, हैदराबाद को मिलाए थे, सब जगह। जिस समय हम लोग आज़ाद हुए तो सब अच्छा चाह रहा था कि हम अलग स्वतंत्र अपना राष्ट्र बनावे, देश बनावे, लेकिन सबको एक करने में बड़ा योगदान इनका था, इसीलिए इनका जन्म दिवस मनाया जाता है एकता दिवस, ठीक ना। अब यहाँ से कुछ बात करते हैं इसके बारे में, अक्टूबर के बारे में। अक्टूबर में बहुत सारा दिवस मनाया जाता है ना, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अक्टूबर के जितने भी दिवस है, अक्टूबर मंथ में जितना भी दिवस होता है, सब एक साथ करना है आपको अच्छे से, है ना। चलिए हम शुरू से बोलते जाते हैं, आप लोग सुनते जाइए, बोलते जाइएगा। 1 जो अक्टूबर है, 1 अक्टूबर जो है उसको मनाया जाता है नंबर 1 अक्टूबर जो है उसको मनाया जाता है आपको, चलिए हाँ, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और चीन दिवस। 1 अक्टूबर को 3 दिवस हो गया, है ना, 3 दिवस हो गया 1 अक्टूबर को। कौन कौन? स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, वृद्धजन दिवस और चीन दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है महात्मा गांधी की जयंती, और जयप्रकाश थी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, है ना। 2 से 8 मतलब कि सप्ताह, 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वन्य प्राणी सप्ताह, वन्य प्राणी सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर के, है ना। और यही रहेगा 4 से 10 अक्टूबर, 4 से 10 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, अंतरिक्ष दिवस आगे जगह, अंतरिक्ष दिवस 4 से 10 अक्टूबर अंतरिक्ष दिवस, है ना। तो दिवस सप्ताह जो रहेगा अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह होता है, सप्ताह जो होता है 7 दिन का होता है, तो थोड़ा सा 4 से 10 है, 2 से 8 है, हाँ 7 दिन का होता है। वही 4 अक्टूबर को होता है विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को होता है विश्व शिक्षक दिवस, है ना, 5 अक्टूबर को होता है विश्व शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर को होता है हैबिटेट डे, पर्यावास दिवस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हैबिटेट डे, बहुत पूछा सवाल है। और 7 अक्टूबर को होता है कपास दिवस, 8 अक्टूबर को होता है वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को होता है डाक दिवस, या 9 अक्टूबर को होता है विदेश सेवा दिवस, विदेश सेवा दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है ना, 9 अक्टूबर के, है ना। और 10 अक्टूबर को होता है दृष्टि दिवस और मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 10 अक्टूबर को दृष्टि दिवस और मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर होता है जेपी जयंती, मतलब जयप्रकाश जयंती और बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को ही, है ना, 11 अक्टूबर। 14 अक्टूबर हो गया मानव दिवस, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डे, है ना, 14 अक्टूबर हो गया। आते हैं 14, 15, 16, 17 में मनाया जाता है विश्व ट्रामा दिवस, निर्धनता निवारण दिवस, है ना। और एक वो अभी शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय अमिधम दिवस, जो पढ़ते होंगे बौद्ध धर्म में धम्म, है ना, धम्म की व्याख्या, है ना, स्तंभ 7 में अशोक के स्तंभ जो अभिलेख 11 नंबर है, उसमें धम्म की व्याख्या किया गया है। तो वही अंतर्राष्ट्रीय अमिधम दिवस मनाया गया है हाल ही में 17 अक्टूबर के, है ना, बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और 20 अक्टूबर के है विश्व सांख्यिकी दिवस, 20 अक्टूबर के विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है ना। तो यहाँ से सब बात याद रखेंगे, है ना। 20 अक्टूबर को हो गया क्या विश्व सांख्यिकी दिवस। और इसके अलावा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, तो 20 अक्टूबर को हो गया सांख्यिकी दिवस। 21 अक्टूबर बड़ी क्वेश्चन है, 21 अक्टूबर में है पुलिस स्मृति दिवस, 21 अक्टूबर में पुलिस स्मृति दिवस। और एक ही अक्टूबर में है ना, एक ही अक्टूबर में है आयोडीन अल्पता निवारण दिवस, आयोडीन अल्पता निवारण दिवस भी 21 अक्टूबर की ही है ना। और फिर आपको वही फिर 30 अक्टूबर में आते हैं, तो 30 अक्टूबर में है मितव्ययिता दिवस, मतलब कि कम खर्च करना है ना। और फिर लास्ट में जो है 31 अक्टूबर को इस सवाल पूछा हुआ था, है ना, एकता दिवस। और इंदिरा गांधी के डेथ भी समय हुआ था, तो आप रखिएगा, ये सब क्वेश्चन था।
जिस जिस महीना का आता है उस महीने का पूरा हाल कर जाइए, ताकि इस महीने से कहीं क्वेश्चन आए तो फिर छूटे नहीं। क्वेश्चन पढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 77 में है, चंद्रयान-2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींची गई थी, उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था। देखिए ये तो करंट क्वेश्चन है, ये तो याद करेंगे नहीं, इसका आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था उसका नाम। हालांकि उस समय बहुत चर्चा में रहा था ये, अगर आप पढ़े हुए करंट अफेयर या पेपर वगैरह पढ़े होंगे तो। 78 नंबर क्वेश्चन में है कि कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया। कांग्रेस के 1929 ईस्वी की जो अधिवेशन हुआ था, वार्षिक अधिवेशन होता था हर बार, है ना, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। और उसी सम्मेलन में जो है ना, महात्मा गांधी एगो प्रस्ताव पेश किए, है ना। और ये अधिवेशन जो हो रहा था दिसंबर 29 में हो रहा था, मतलब लास्ट में हो रहा था, दिसंबर 1929 में हो रहा था, है ना। तो महात्मा गांधी ने प्रस्ताव पेश किया, उस प्रस्ताव में स्वराज शब्द का मांग किया गया, स्वराज के मांग किया गया था, स्वराज के मांग किया गया था, महात्मा गांधी द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था, देखेंगे। और उस स्वराज का मतलब था पूर्ण स्वाधीनता। तो इसी को बोलते हैं कि 1929 के बैठक में जो है ना, पूर्ण स्वाधीनता के मांग किया गया था, याद रखेंगे, है ना। और इसका उल्लेख कहाँ पे था, तो प्रस्तावना में इसका उल्लेख था धारा प्रथम में, धारा फर्स्ट में था, याद रखेंगे अच्छा से। और इसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी, दिसंबर में बैठक हुआ था और तुरंत से मतलब एक महीने बाद 26 जनवरी को हम लोग जो है ना पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाए थे। और उस समय से मना रहे थे, हालांकि उस समय आज़ाद नहीं हो पाया था, है ना। और इसी के उपलक्ष्य में जब हम लोग आज़ाद हो गए, है ना, तो आज़ाद तो हो गया 15 अगस्त के, जब आज़ाद हुए तो जब हम लोग अपना संविधान बना, तो इस समय इसी समय लागू करवाया गया, इसीलिए क्योंकि उस समय मना लिए थे हम लोग स्वतंत्रता दिवस, पूर्व स्वतंत्रता दिवस, है ना। तो 26 जनवरी को याद रखेंगे। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ तो ये सब बात था। पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति इस बात से ऑप्शन नंबर सी में। 79 में है कि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। देखिए चालक का प्रतिरोध जब आधा करते हैं ना, तो उसका ताप दोगुना हो जाएगा, दोगुना बढ़ जाएगा, है ना। 80 में है कि राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया था, शिवांगी पाठक एक महिला थी, उड़ाई थी फाइटर प्लेन राफेल। और 81 नंबर क्वेश्चन में है कि आदर्श गैस से संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा कितनी होती है। देखो आदर्श गैस में ऊर्जा जो है ना घटती बढ़ती नहीं है, वो कांस्टेंट रहता है, वो अस्थिर रहता है ना। तो ये हो जाएगा क्या, कहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये सॉरी ऑप्शन नंबर डी में देखो अस्थिर रहता है, तो अस्थिर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में है कि इडक्कल गुफाएं जो कि अम्बुकुथी पहाड़ों पर स्थित है, भारत के किस राज्य में है। इडक्कल गुफा रहे, इडुक्की परियोजना रहे, तो ये सब जो है पेरियार नदी के किनारे है, वहाँ पे एक पहाड़ है, उसी पे ये गुफा बना हुआ है, इडक्कल गुफा, है ना। इडक्कल गुफा रहता है ना। एक रहता है बाघ गुफा, ये मध्य प्रदेश में है। तो इडक्कल गुफा जो है अम्बुकुथी पहाड़ पर है, ये केरल में है ना, पेरियार नदी के आसपास। क्वेश्चन नंबर 83 में है, 83 में है कि मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण हैं। मरुस्थलीय पौधा जो होता है ना, उसका क्या गुण है। देखो मरुस्थलीय जब पौधे होते हैं उसमें मूल रूप से क्या क्या गुण होता है। मरुस्थलीय पौधे जो होता है पता है उसको, उसमें पानी बहुत कम होता है मरुस्थल में। तो मरुस्थलीय पौधे अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए पानी के वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं, मतलब कि पानी के जो निकास होता है उसको कम करते हैं। अब पता है आपको कि पानी का निकास पौधे के किस भाग से होता है, पत्ती से होता है वाष्पोत्सर्जन, है ना। तो पत्ती जो है ना, पत्ती को कर देता है रूपांतरित कर देता है, पत्ती को देता है पतला कर नुकीला कर देता है, जिसको बोलते हैं आप कांटा, है ना। तो पत्ती को रूपांतरित करके या तो कर देता है नुकीला, जिसको कांटा बोलते हैं। और उसका जो तना है वो चौड़ा पूरा मोटा हो जाता है, ताकि उससे वाष्पोत्सर्जन नहीं हो और पानी उसमें रुक के रहे, है ना। तो आप जो देखते होंगे नागफनी जो पौधे देखते होंगे पूरा चौड़ा रहता है ऐसे करके, उसमें जहाँ तहाँ ऐसे कांटा लगा रहता है ना। तो जो कांटा दिखता है ना आपको, कांटा वो उसका पत्ती है, वो उसका पत्ती जो है कांटा बदल गया ताकि उसके वाष्पोत्सर्जन कम में हो। और चौड़ा भाग दिखता है, चौड़ा उदार भाग दिखता है, वो उसका तना है ना, तना भाग है। तो इसलिए और तना भाग में होता है, तना भाग में जो है अथी रंध्र जो होता है ना बहुत नीचे धंसर हो जाता है, ताकि वाष्प उससे मतलब कि वाष्प निकले ही नहीं, वाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो ताकि पानी की मात्रा बनी रहे उसमें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए तना से गुदेदार होता है, सही बात है। पत्ती को नुकीला कर देता है, कांटेदार बना देता है, ये भी सही बात है। और जड़ जो है लंबा हो जाता है, क्योंकि उसको पानी तलाश करना है नीचे पृथ्वी में, है ना। तो ये सब गुण होता है मरुस्थल के पौधा में।
क्वेश्चन नंबर 84 में है कि निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर उद्भूत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है। इसका अर्थ हो जाएगा कनगन हल्ली। कनगन हल्ली में जो है ना अशोक का प्रतिमा प्राप्त हुआ था, उस पर उसका नाम उत्कीर्ण था, मतलब नाम उस पर लिखा हुआ था। और 85 में फिर से वही क्वेश्चन है कि इटक्कल गुफा कहाँ है, तो इटक्कल गुफा वही पेना नदी के किनारे जो है केरल में हो जाएगा। और 86 में है कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक होता है CS, जिसको बोलते हैं सीजियम। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक बोलेगा तो फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन सर्वाधिक धनात्मक, सर्वाधिक धनात्मक CS होता है ना। अगर ऐसे पूछे देखो आपको पढ़े होंगे कभी कभी जिंदगी में पढ़े होंगे, ये जरूर पढ़े होंगे, है लीना का रब से फरियाद, जो पढ़ेंगे कभी जिंदगी में, है लीना का रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, है ना। इसमें पूछता है कि सर्वाधिक धनात्मक अधिक कौन है, तो सर्वाधिक धनात्मक है फ्रांसियम, है ना, लेकिन ऑप्शन ये तो था नहीं, सीजियम ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सीजियम, है ना। इसके बाद धनात्मक ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। अच्छा ये जो है, ये ग्रुप जो है ना, सबसे जो पहला ग्रुप है, सबसे पहला जो आवर्त ग्रुप है ना, समूह जिसको बोलते हैं, ये सब का सब धनात्मक ही है, लेकिन सबसे अधिक है सीजियम, याद रखेंगे। चलिए, है ना। इधर से नीचे जाएंगे ऊपर क्यों, नीचे से ऊपर क्यों जाएंगे ना, धनात्मक जो है घटता जाएगा। इसे भी पूछता धनात्मक किधर से किधर घटता है, किधर से किधर धनात्मक बढ़ता है, घटता है, ये सब ना, ये सब का भी ट्रिक है, कभी आएगा इससे संबंधित क्वेश्चन तो बताएंगे, ट्रिक से सब बड़ा मजा आएगा, एक के बार में आ जाएगा वो। एक क्वेश्चन है 87 में कि निम्न में किस जोड़े का मिलान गलत है। गलत मिलान करना है, वही दिया हुआ है क्वेश्चन का आंसर। अभी बोल रहे थे कहीं क्वेश्चन आया था 1897 की क्रांति में, 1897 की क्रांति में जो है ना, कौन कौन सा आदमी या कौन कौन सा किस स्थान से नेतृत्व किया था, वही आंसर दिया हुआ। तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई जो कहाँ, झांसी से रानी की बाई लक्ष्मीबाई कहाँ से, झांसी से हो जाएगा ये, है ना, ये तो ठीक ठाक है। और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ नाना साहिब कानपुर से, ये भी सही बात है। हजरत महल लखनऊ से भी सही बात है। कुंवर सिंह दराय मेरठ से गलत बात है। कुंवर सिंह बिहार से थे, और कुंवर सिंह बिहार से कहाँ से, तो आरा से, जमशेदपुर से और दानापुर से, तीनों जगह से थे, है ना। मेरठ से था कदम सिंह था मेरठ से, तो ये सही नहीं बात है, गलत बात है, डी नंबर। और ऑप्शन नंबर 88 में दिया हुआ है कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात अधिक होता है सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं। ये न्यूट्रॉन प्रदर्शन जो है प्रदर्शित करता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को प्रदर्शित करता है ये। ऑप्शन नंबर 89 में है कि कौन सा युग्म गलत चुन रहे थे, गलत के बारे में चुनना है। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जिसको बोलते हैं, सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त के, सही बात है, 46 को मनाया गया था, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को शुरू हुआ था, 42 में, सही बात है। ये गलत दिवस सी में चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी को, यहाँ पे 4 फरवरी गलत है। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 22 को हुआ था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया गया था, रद्द कर दिया था महात्मा गांधी। और डी में दिया हुआ जाने वाले वक्त 13 अप्रैल को हुआ था 19 की, ये सही बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 90 में रीजनिंग है आकृति वाला, उसको छोड़ते हैं, 91 में आते हैं। 91 नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ है कपाल कुंडला के लेखक कौन थे। कपाल कुंडला के लेखक हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है कपाल कुंडला के लेखक थे। और एक ऑप्शन दिया होगा मुंशी प्रेमचंद को, हो जाएगा गबन गोदान वगैरह करके, ये सब का बुक का नाम था। रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि, जिसके लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 में। और कालिदास का बहुत सारा बुक है, रघुवंशम, मेघदूतम, है ना, मालविका मित्रम, ये सब इनका बुक है कालिदास के, तो ये सब बताना है। एक सवाल आज पूछता है कि कालिदास को जो है ना नोबेल किस शासक से या किस काल से बने थे। ये तो गुप्त काल से, गुप्त काल में विक्रमादित्य सेकेंड, है ना, विक्रमादित्य सेकेंड, हाँ, विक्रमादित्य सेकेंड जो है उससे उसके कार्यकाल में रहते थे कालिदास। क्वेश्चन नंबर 92 में है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका खोज किया था न्यूटन जो है प्रकाश के बारे में बताया था कि प्रकाश जो है ना सभी रंगों का मिश्रण है, सभी रंगों का मिश्रण है, मतलब 7 रंगों का मिश्रण प्रकाश है, बताया था कौन, न्यूटन ही बताया था। न्यूटन ये प्रकाश के बारे में ये बताए हैं कि प्रकाश जो है ना अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। तो प्रकाश के कण सिद्धांत का व्याख्या भी यही किए थे न्यूटन। और प्रकाश के बारे में एक बात और बोले हैं कि प्रकाश जो है ना सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये तो आपको पता है
किसी रेखा में गमन करती है प्रकाश। लेकिन ये किसने बताया था किसी रेखा में गमन करती है? तो पहली बार ये बताया था न्यूटन, है ना। तो प्रकाश के बारे में न्यूटन महोदय 3 बात। पहले तो बोले हैं क्या कि सभी रंगों का मिश्रण है प्रकाश। दूसरा बात बोले हैं कि प्रकाश जो है कण से मिलकर बना हुआ है। तीसरा बात बोले हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है ना। तो आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया हुआ मैक्सवेल, है ना। मैक्सवेल दिया है चुंबकीय सिद्धांत दिया, चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दिया, प्रकाश के चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दिया है कौन? मैक्सवेल। और रमन ने तो ऑप्शन दिया हुआ, रमन प्रभाव दिए थे, है ना। और न्यूटन आइंस्टाइन दिए थे E=mc², आइंस्टाइन महोदय। 93 में है लेक्लांसी सेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है। लेक्लांसी सेल में विध्रुवक के लिए किसका प्रयोग होता है? लेक्लांसी, देखो लेक्लांसी सेल में विध्रुवक जिसको बोलते हैं डिस्पोलराइजेशन ये करता है, जिसका प्रयोग करता है मैग्नीज डाइऑक्साइड का, MnO2 का प्रयोग करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। लेक्लांसी सेल रहे, शुष्क सेल रहे, है ना, उसमें प्रयोग करते हैं किसका? मैग्नीज डाइऑक्साइड का, है ना। यही रहेगा उसमें। कैथोड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं इसमें जस्ता का हो गया, अल्युमिनियम क्लोराइड का प्रयोग हो गया, इसका करते हैं कैथोड के रूप में। और कहीं भी रहेगा एनोड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? हर जगह एनोड के रूप में करते हैं कार्बन के छड़ का प्रयोग, या कार्बन का प्रयोग करते हैं एनोड के रूप में, है ना। 94 में तो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको मत करना है। 95 में एक क्वेश्चन है, अस्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंग है। पत्थर देखिए गिराइएगा अस्थिर जल में ना, तो धीरे धीरे इस तरह से भागेगा, वो ऐसे करके भागेगा, है ना। तो इसको बोलता है अनुप्रस्थ प्रगामी। प्रगामी मतलब सीधे आगे की ओर बढ़ना, अनुप्रस्थ मतलब कि सीधे सीधे आगे बढ़ना, है ना। तो पत्थर गिराने पर सब क्या होगा? तब जल में कौन तरंग उठेगा? अनुप्रस्थ प्रगामी उठेगा। और कोई क्वेश्चन? और हाँ, एक नंबर 100 नंबर में है। 100 नंबर में है लघु ज्वारभाटा कब आता है? लघु ज्वारभाटा कब आता है? पाया रखिएगा दीर्घ कब आता है? बड़का ज्वारभाटा कब आएगा? जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में रहेगा। और एक सीध में कब रहता है? या तो पूर्णिमा को या तो अमावस्या को, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे पृथ्वी है ना, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे चंद्रमा है, तो ये तीनों आ जाएगा साथ में, है ना। तो ये क्या हो गया? अमावस्या हो जाएगा या पूर्णिमा हो जाएगा, है ना। अगर सूर्य यहाँ पे, पृथ्वी, सूर्य यहाँ पे, चंद्रमा यहाँ पे, तो पूर्णिमा, और यहाँ पे चंद्रमा, यहाँ पे सूर्य, तो ये क्या? पूर्णिमा। तो अमावस्या और पूर्णिमा जब तीनों एक सिद्ध में रहता है ना, पृथ्वी, चंद्र और सूर्य, तब आता है कस ज्वारभाटा। कस खींचता है यहाँ के पानी को ऊपर, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है ना। लेकिन यही रहेगा आपको यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आ जाए चंद्रमा या सूर्य इस कोने में, तो क्या होगा? कम खींच पाएगा, आकर्षण बल कम हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, सही से मिलेगा भी नहीं आकर्षण बल, है ना। और ये होता है कब? सप्तमी के होता है, 7वां दिन में होता है। तो सप्तमी किसका मतलब उस दिन का आएगा, ज्वारभाटा कम में आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा था, है ना। हाँ, पूरा 100 क्वेश्चन हो गया। तो ये जो क्वेश्चन था फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का था, 17/1/2021 का पूछा था। 1 से 100 तक कर दिए थे। बाकी जहाँ तक कुछ मैथ है, कुछ रीजनिंग है, उसको छोड़ दिया, जबकि मैथ रीजनिंग उतना चार्ज होता नहीं है, जी कैसे करेंगे हम, है ना। तो हम सोच रहे हैं कि दरअसल इतना भी क्वेश्चन है प्रीवियस सेशन पूछा हुआ पूरा, है ना, क्वेश्चन बैंक, उसको पूरा हम करवा देंगे टोटल A to Z। थैंक यू।